दोस्तों, ये कहानी भविष्य की एक ऐसी दुनिया की है जहां धरती पर अब औरतों का राज है और इन्होंने दुनिया को एक ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी में बदल दिया है जहां सारा काम एआई की मदद से होता है। इतना ही नहीं, औरतों ने शहरों की भीड़ भाड़ को छोड़कर गांव में रहना शुरू कर दिया है जहां सभी परिवारों के पास रहने के लिए अपना विला भी है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि सारा काम एक एआई हाउसकीपर करता है। ये एआई अपने मालिक के मूड का ध्यान रखते हैं और उसी के हिसाब से खाना बनाते हैं और उन्हें मूवीज और टीवी शो दिखाते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए नए कपड़े भी एआई ही डिजाइन करते हैं। मर्दों का अस्तित्व धरती से मिट चुका है, इसलिए नफरत, हिंसा और युद्ध जैसी चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं। वहीं औरतों की उम्र अब नॉर्मल से बढ़कर 150 साल तक हो चुकी है क्योंकि उनको पीटने वाले मर्द अब बचे ही नहीं हैं। अब हम लीसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक लोकल स्कूल में हिस्ट्री टीचर के तौर पर काम करती थी। एक दिन जब वह न्यूज देख रही थी तो उसे एक औरत विरोध करती हुई नजर आती है। वो चाहती थी कि सभी औरतों को मर्दों के साथ नेचुरल तरीके से इंटीमेट होने की आजादी मिलनी चाहिए, न कि एआई के साथ सुहागरात मनाने की, क्योंकि एआई उन्हें वो मजा नहीं दे सकता जो हम मर्द दे सकते हैं। लेकिन लीसा इसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे अपनी उंगलियों के साथ खेलना ज्यादा पसंद था, जिसके कुछ देर बाद वो अपने काम पर निकल जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ की औरतें टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन और प्यार पर ज्यादा निर्भर थीं। सड़कों पर जगह जगह फूड स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पर इनको फ्री में खाना दिया जाता था। वहीं कूड़ेदान में कचरा न डालना जैसे छोटे छोटे अपराधों पर जुर्माना लगाया जाता था, जिसमें उनके सोशल पॉइंट्स काट लिए जाते थे। दरअसल ये सोशल पॉइंट्स को यहाँ की करेंसी के रूप में माना जाता था। इसके अलावा अगर कोई सभी नियमों का पालन करते हुए अपना काम सही तरीके से करता तो उसे फ्री में सोशल पॉइंट्स भी दिए जाते थे। थोड़ी देर बाद लीसा अपने हाईटेक स्कूल में पहुंचती है और बिना समय बर्बाद किए अपने स्टूडेंट्स को एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें मानवता के इतिहास के बारे में बताया जाता है। हमें पता चलता है कि प्राचीन काल से ही मर्दों को औरतों से ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर माना जाता था, इसलिए शुरुआत से ही मानव जाति और समाज पर मर्दों का राज रहा। लेकिन सच तो ये था कि मर्दों की वजह से धरती रहने लायक नहीं बची थी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में होल और पोल्यूशन जैसी समस्याओं ने दुनिया को लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन फिर 2030 में अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें नॉर्थ कोरिया के कुछ दिमाग से पैदल वैज्ञानिकों ने यूएस मिलिट्री को मिटाने के लिए एक वायरस बनाया। लेकिन गलती से वो वायरस दुनिया के बाकी हिस्सों में भी फैल गया, जिसकी वजह से 99% मर्दों की आबादी एक ही झटके में दुनिया से खत्म हो गई। लेकिन जब पृथ्वी पर औरतों का अधिकार हुआ तो उन्होंने मर्दों द्वारा की गई सभी गलतियों को ठीक करना शुरू कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगी, पॉल्यूशन का स्तर कम होने लगा और जानवरों की आबादी बढ़ने लगी, मतलब कि धरती फिर से रहने लायक बनने लगी। फिर वीडियो के आखिर में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब लड़कों का पैदा होना लगभग ना के बराबर है, और अगर गलती से कोई लड़का पैदा हो भी जाता है तो उसे शहर की एक बहुत ही गंदी और घटिया सी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ टेक्नोलॉजी के नाम पर उनके पास टीवी और इंटरनेट भी नहीं है। यहाँ मर्दों को जानवरों की तरह समझा जाता है, जैसे कि उनके पास बुद्धि कम होती है, वो गंदे होते हैं और हमेशा दो चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। पहला लड़कियों के साथ इंटीमेट होना और दूसरा आपस में लड़ाई झगड़ा करना। तीसरा भी है जो वो अपने हाथों के साथ करते हैं, लेकिन वो मैं ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं बता सकता। खैर, थोड़ी देर बाद लीसा अपने स्टूडेंट्स को एक दीवार के पास लेकर जाती है जिसकी दूसरी तरफ उन्हीं मर्दों की गंदी बस्तियां थीं। इसके बाद हमें एक ऐसी बस्ती को दिखाया जाता है जहां पर मर्दों का एक ग्रुप रहता था और यहाँ टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं था। इन मर्दों के साथ कुछ औरतें भी रहती थीं, जिन्हें बाकी औरतों की तरह उस मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक दुनिया में रहना पसंद नहीं था और ये बस एक साधारण सी जिंदगी जीना चाहती थीं। इसी बस्ती में हम बिली नाम के एक सीधे साधे लड़के को देखते हैं जो अखंड वर्जिन है और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो किसी तरह से एक लड़की के साथ सुहागरात मनाकर अपनी वर्जिनिटी लूज कर दे। लेकिन बस्ती की कोई भी लड़की उसे भाव तक नहीं देती। वैसे तो बिली बहुत ही अच्छा लड़का है और दूसरों की मदद भी करता है, लेकिन उसकी किस्मत में कोई लड़की नहीं है। इसके बाद हम बैरन नाम के एक ताकतवर आदमी को देखते हैं जो खुद को इस बस्ती का लीडर समझता है। दरअसल वो औरतों के अत्याचार से तंग आ चुका है, इसलिए वो उनके खिलाफ बगावत करना चाहता है। जिसके बाद वो एक स्पीच देता है और बताता है कि भाइयों, कई सालों पहले इन औरतों ने हमारी दुनिया पर कब्जा कर लिया था और इन्होंने मर्दों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। लेकिन मेरे महान दादाजी किसी तरह इन औरतों की सोसाइटी से भाग निकले और शहर आकर ऐसी बस्तियां बनाई जहाँ पर मर्द और औरतें साथ में रहकर एक साधारण जिंदगी जी सकते थे। मेरे दादाजी इतने हैंडसम थे कि कुछ लड़कियां उनके साथ रहने के लिए इन बस्तियों तक पहुंच गई और फिर यहीं पर रहने लगी। अब वो ये सब बता ही रहा था कि इतने में ही लीसा भी अपने स्टूडेंट्स को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। दरअसल वो अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाहती थी कि मर्द अपनी गंदी बस्तियों में कैसे जानवरों की तरह रहते हैं। कहती है कि देखो इन्हें, ये कैसे कुत्तों से भी बुरी जिंदगी जी रहे हैं। वहीं मर्द अपने साथ ऐसा व्यवहार होता देख गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें गालियां देकर वहां से भगा देते हैं। थोड़ी देर बाद लीसा और उसकी स्टूडेंट मारिया एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर किसी का भी जाना मना था।
तभी बिली वहाँ पर आ जाता है और उन्हें छुपाने की कोशिश करने लगता है। वहीं लिसा इतनी खूबसूरत थी कि बिली उसे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे पकड़कर किस कर लेता है। सोचता है कि अब तो ये मेरे प्यार में पागल हो जाएगी, लेकिन लिसा इससे घबरा जाती है और अपनी विसल बजाकर उसे सजा देने लगती है। तभी विसल की आवाज सुनकर बाकी मर्द भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन दोनों लड़कियों को पकड़कर बस्ती में ले आते हैं। वहीं बैरन उन लड़कियों को देखकर कहता है कि तुमने हमारे साथ बहुत खेल खेल लिया, अब खेलने की बारी हमारी है। जो कहकर वो एक थप्पड़ प्रतियोगिता का आयोजन करता है। कहता है कि जो भी मर्द इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो आज रात इन दोनों लड़कियों के साथ सुहागरात मना सकता है और अगर उसका मन हो तो बाद में वो इन लड़कियों को हम जैसे गरीबों में भी बांट सकता है। वहीं बिली उन लड़कियों को बचाने के लिए उस प्रतियोगिता में भाग ले लेता है क्योंकि उस गधे को अभी भी यही लग रहा था कि लिसा उसके प्यार में पागल हो चुकी है। लेकिन तभी उसका मुकाबला एक हट्टे कट्टे आदमी छुट्टन लाल से होता है, जिसको देखते ही बिली की तो हालत पतली हो जाती है। अब छुट्टन लाल जैसे ही बिली को मारने वाला होता है तभी वह झुक जाता है और वो थप्पड़ बैरन को लग जाता है। वहीं मौका देखकर लड़कियां अपनी शटल की ओर भागने लगती हैं, जबकि बिली घबराकर अपने दादा के घर की ओर भागता है। थोड़ी देर बाद हम एक शटल को देखते हैं जो अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग स्टेशन पर रुकता है। वहीं एक बैटरी बैरल के अंदर से बिली बाहर निकलता है, जिसे देखकर उस शटल का मालिक चौंक जाता है। दरअसल इस शटल का मालिक जूलियस एक मर्द था, लेकिन साथ ही वो एक सीड कीपर भी था, जिसका काम है मर्दों के सफेद पानी को स्टोर करना और उन्हें औरतों को सप्लाई करना। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो ये सफेद पानी का दलाल है और एक मर्द होने के बावजूद भी औरतें इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही ये औरतें प्रेग्नेंट हो पाती हैं। अब क्योंकि जूलियस का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसे बिली काफी दिलचस्प लगता है और वो बिली को अपने साथ रहने को कहता है। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद बिली जूलियस को अपनी स्पेशल ड्रिंक गुलाबी मियां खलीफा देता है, लेकिन जूलियस उस ड्रिंक को कुछ ज्यादा ही पी लेता है और नशे में भंड होकर चलती शटल से कूद जाता है। बिली को लगता है कि ये गधा जिंदा तो बचा नहीं होगा, इसलिए वो बैरन और उसके आदमियों से बचने के लिए एक प्लान बनाता है। वो जूलियस के कपड़े पहन लेता है और खुद एक नया सीड कीपर यानी सफेद पानी का दलाल बन जाता है। फिर कुछ देर बाद वो शटल एक कॉलोनी में पहुंचती है जिसका नाम टू हिल्स था, जहां उसके अंदर जाने के लिए एक इनविजिबल गेट को खोला जाता है। इसके बाद एक खूबसूरत लड़की बिली को सिटी टूर पर लेकर जाती है, जिस बीच रास्ते में सभी औरतें तालियां बजाकर उसका स्वागत करती हैं, जैसे कि उनका कोई मसीहा आ गया हो। लिसा भी वहीं पर होती है, लेकिन वो बिली पर ध्यान नहीं देती। फिर शाम को बिली लाइव टीवी के सामने एक एप्पल खाकर शपथ लेता है कि मैं किसी भी औरत की कोख सूनी नहीं रहने दूंगा और आप लोगों को ऐसी सप्लाई दूंगा जिससे आपके बच्चे मेरे जैसे हेल्दी और स्मार्ट पैदा होंगे। फिर उसे आराम करने के लिए एक चैम्बर में ले जाया जाता है, जहां मस्त मस्त लड़कियां बाकी सीड कीपर्स को फुल बॉडी मसाज दे रही थीं। बिली उन लड़कियों को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं तुरंत अपना मेन काम करना चाहूंगा। दरअसल उसको लग रहा था कि वो एक एक करके सभी औरतों के साथ सुहागरात मनाएगा और बच्चे पैदा करेगा, इसलिए उसे एक रिप्रोडक्शन चैम्बर में ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ एक बुढ़िया को देखकर बिली का मूड ही खराब हो जाता है। कहता है कि यार इसके साथ शुरू करना होगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो बुढ़िया उसे कुर्सी पर लेटने को कहती है और एक लंबा सा पाइप उसके मेन पार्ट पर लगाने लगती है। बिली कहता है कि ये क्या कर रही हो, अपने कपड़े तो उतारो। लेकिन बुढ़िया कहती है कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं होता और मशीन शुरू कर देती है। अब बेचारे बिली के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लिसा के बारे में सोचने लगता है और अपना सफेद पानी निकालकर बुढ़िया को दे देता है। वहीं दूसरी तरफ लिसा भी बिली के बारे में ही सोच रही होती है। वह बिली को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी और हर वक्त सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती थी। फिर अगले दिन बिली को रिलैक्स चैम्बर में ले जाया जाता है, जहाँ पर मस्त मस्त लड़कियां सीड कीपर्स की सेवा कर रही होती हैं, जहाँ उन्हें खाने के लिए बढ़िया बढ़िया खाना दिया जाता है और उन्हें खुश रखा जाता है ताकि उनका सफेद पानी गाढ़ा और ज्यादा निकले। इसी बीच बिली एक गेस्ट रूम में चला जाता है, पर तभी अचानक वहाँ का अलार्म बजने लगता है, क्योंकि वो बार बार लिसा के बारे में सोच रहा था और इस चैम्बर में किसी भी औरत के बारे में सोचना मर्दों के लिए मना था। दूसरी तरफ लिसा, उसकी माँ और दादी एक लोकल कोर्ट में होती हैं, क्योंकि लिसा की स्टूडेंट मारिया ने ऑफिशियल्स को बता दिया था कि लिसा उन्हें मर्दों की बस्ती में लेकर गई थी, जहाँ पर सभी मर्द उन पर कुत्तों की तरह टूट पड़े। इसलिए लिसा पर केस चलाया जाता है। यहाँ पर लिसा की फटी पड़ी थी और वह अपनी बेस्ट फ्रेंड टोनिया को बताती है कि एक लड़के ने तो मुझे किस भी किया था, जो सुनकर टोनिया हैरान हो जाती है और कहती है कि ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा। वहीं मारिया की मॉम, जो एक लीगल एडवाइजर है, वह आरोप लगाती है कि सारा दोष लिसा का है, जिस पर लिसा कहती है कि मारिया खुद ही मर्दों की बस्ती में जाना चाहती थी और इस बात को प्रूफ करने के
लिए वो उन्हें एक वीडियो भी दिखाती है जिससे यह साबित हो जाता है कि लिसा बेकसूर है। लेकिन इसी बीच टोनिया सबको बता देती है कि लिसा को बस्ती में एक लड़के ने किस किया था, जो बात सुनकर सभी औरतें शॉक्ड हो जाती हैं। जिसके बाद जज लिसा को यह सजा सुनाती है कि उसे 30 घंटों तक सोशल सर्विस करनी पड़ेगी और वहीं सच्चाई बताने के लिए या कहें चुगली करने के लिए टोनिया को 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साला जूलियस तो जिंदा है और वह किसी तरह बचते बचाते मर्दों की बस्ती में पहुंच जाता है। तभी वहां पर बिली का दादा आता है और उसकी मदद करते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि जूलियस कौन है। अब जूलियस भी उनकी बात मान जाता है और बैरन से मिलने जाता है, लेकिन बैरन उसे लड़की बोलकर उसका मजाक उड़ाता है और उसकी उंगली भी तोड़ देता है। इसके बाद जूलियस अपना हेयर कट करवाने जाता है ताकि वो भी बस्ती के लोकल लोगों की तरह दिखे और कोई भी उसे पहचान ना सके। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वो जूलियस से आकर्षित होकर उसकी टूटी हुई उंगली का इलाज करने लगती है। लेकिन तभी बैरन भी ये सब देख लेता है और उसे जूलियस से जलन होने लगती है, इसलिए वो मुस्टंडे छुट्टन लाल से कहता है कि इस गधे को ठोक दो। जिसके बाद छुट्टन लाल जूलियस के पास आता है और उसे अपने साथ एक थप्पड़ कंपटीशन करने को कहता है। जूलियस इसके लिए मान जाता है और वहीं बस्ती के बाकी लोग भी वहाँ पर तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब सबसे पहले छुट्टन लाल जूलियस को अपनी पूरी ताकत से थप्पड़ मारता है, लेकिन जूलियस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो छुट्टन लाल को थप्पड़ मारता है तो छुट्टन लाल वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बुढ़िया सभी सीड कीपर्स को बाहर लेकर आती है। हम बिली को देखते हैं जो इनके उल जलूल नियमों से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे पादने के लिए भी बुढ़िया की परमिशन लेनी पड़ती थी और पादने के लिए एक अलग से चैम्बर में जाना पड़ता था। इसके बाद वो बुढ़िया उन्हें जेसिका नाम की एक औरत के स्टैचू के पास लेकर जाती है जो इनके इलाके की देवी मानी जाती थी। आगे जब सभी जेसिका की प्रार्थना कर रहे होते हैं तभी बिली अपने साथियों के साथ मछलियां पकड़ने झील के किनारे चला जाता है, जिस दौरान दूसरे सीड कीपर्स देखते हैं कि बिली ने अपने पैर के बाल शेव नहीं किए थे, जो कि 2 हिल्स में अलाउड नहीं था। साथ ही बिली के पास एक लाइटर भी होता है जो कि यहाँ पर एक खतरनाक हथियार माना जाता था। लेकिन ये सब देखने के बाद भी वो लोग बिली की शिकायत करने की बजाय उसे अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं। कहते हैं कि यार ये तो कितना सॉलिड बंदा है। जिसके बाद सभी मिलकर मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें पकाकर खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ फायर अलार्म बजने लगता है और वो पकड़े जाते हैं, जहाँ इस कांड की सजा के तौर पर उन्हें एजुकेशन सेंटर के टूर पर ले जाया जाता है, जो साला इतना बोरिंग होता है कि इससे अच्छा तो उन्हें मौत ही दे देते। फिर अगले दिन जब बिली को पता चलता है कि आज उसकी मसाज लिसा करने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं लिसा को यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर भेजा गया था। तभी लिसा बिली को यहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहती। जिसके बाद चारों सीड कीपर को एजुकेशन सेंटर में ले जाया जाता है, जहाँ पर उनका ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें कई तरह के प्रेजेंटेशन दिखाए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि देखो मर्द कितने ताकतवर होते हैं, इसलिए इन्हें कंट्रोल में रखा जाना चाहिए। लिसा और ओनिया भी वहीं पर होती हैं और वो बिली की हरकतें देखकर हंसने लगती हैं। तभी ओनिया कहती है कि यार बिली तो काफी क्यूट है, क्या तू मेरे साथ इसका इंटीमेट होने का कोई जुगाड़ बिठा सकती है? और हाँ, किसी को ये बता मत देना कि ये गधा सीड कीपर नहीं है, क्योंकि फिर इसे कुत्ते की तरह मार पड़ेगी, वो तो अलग बात है। बस कहीं ये लोग इस बेचारे का कीमती सामान काट ना दें। फिर शाम को वापस लौटकर बिली अपने साथियों से कहता है कि भाइयों, सुहागरात के बारे में सोचना कोई अपराध नहीं है और आज हमें जो भी बताया गया है वो सब झूठ है। जो सब सुनकर बाकी सभी आदमी भी मोटिवेट हो जाते हैं और फिर एक सीड कीपर लिसा से कहता है कि चलो अपने कपड़े उतारो। लेकिन इससे पहले कि लिसा अपने कपड़े उतारती, बिली वहाँ पर आ जाता है और उस सीड कीपर को गालियां देकर वहाँ से भगा देता है। वहीं लिसा बिली को थैंक यू बोलने की बजाय कहती है कि अगर तुम 30 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गए तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम कोई सीड कीपर नहीं हो, बल्कि उस गंदी बस्ती में रहने वाले गंदे से आदमी हो। उधर बस्ती में जूलियन के कई सारे फैंस बन जाते हैं, जिस बात से चिढ़कर बैरन अपने राइट हैंड रेड को ऑर्डर देता है कि इस चिलगोजे को खत्म कर दो। वहीं जूलियस और उसके साथी एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, जहाँ जूलियस को वहाँ बहुत सारा खाना पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसके आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि ये चीजें खाने की होती हैं और वो काफी सालों बाद इतना अच्छा खाना खाते हैं। आगे वो सभी वहाँ के लोकल गुंडों से भिड़ जाते हैं और उन्हें कुत्तों की तरह मारते हैं, जिससे एक बार फिर जूलियस सबकी नजरों में हीरो बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीगल एडवाइजर विवियन का बैरन के साथ अफेयर चल रहा होता है। फिर अगले दिन जब विवियन सीड कीपर्स की फोटो को देखती है तब उसे पता चलता है कि इनमें से जूलियन नाम का सीड कीपर मिसिंग है। विवियन कहती है कि मुझे मेरे एक खबरी से पता चला है कि हमारे सीड कीपर्स में से एक नकली बंदा है
और वो असल में उस गंदी बस्ती का आदमी है। इसलिए विवियन अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और पूरी कॉलोनी में इस बारे में अलर्ट करने को कहती है, क्योंकि वो गद्दार किसी भी लड़की के पास जाकर उसे प्रेग्नेंट कर सकता था। उधर बिली को भी इस बात का पता चल जाता है और वो घबराकर इस सोसाइटी से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनविजिबल दीवार उसे रोक देती है और तभी इमरजेंसी अलार्म बजना भी शुरू हो जाता है। अब क्योंकि बिली के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वापस कॉलोनी में लौट आता है। फिर वो लीजा के पास आकर उससे मदद मांगता है, लेकिन लीसा उसे इग्नोर कर देती है। तभी बिली उसे कहता है कि कमीनी, याद कर मैंने तेरी कितनी बार मदद की है, जो सुनकर लीजा मान जाती है। लेकिन इतनी देर में ही औरतों की पुलिस फोर्स उस जगह को घेर लेती है, जिस बीच लीसा और बिली वहाँ से भाग निकलते हैं। पर तभी टोनिया उन दोनों को एक साथ में देख लेती है। उधर बैरल बस्ती के एक बार में दारू पीने जाता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर जूलियस को जिंदा देखकर चौंक जाता है। वो रेड को डांटता है कि साले तूने जूलियस को मारा क्यों नहीं। रेड बताता है कि भाई जूलियस एक अच्छा आदमी है और उसने हमारी जान भी बचाई थी। इसी बीच जूलियस वहाँ पर आकर कहता है कि यहाँ पर कोई किसी का गुलाम नहीं है और सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार होना चाहिए, जो सुनकर बार में बैठे लोग भी जूलियस को सपोर्ट करने लगते हैं। वहीं बैरन भी उसकी बात मान जाता है और उसे अपने घर आने को कहता है। फिर घर आने के बाद बैरन जूलियस से पूछता है कि भाई तू क्या चाहता है। जूलियस कहता है मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आजादी से जिएं, जिस पर बैरन कहता है कि नहीं, मैं सभी को अपने पैरों के नीचे दबाकर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन सबका लीडर हूँ। जूलियस कहता है कि ठीक है, चलो एक इलेक्शन रख लेते हैं और जीतने वाला इस बस्ती का लीडर होगा, जिसके लिए बैरन भी मान जाता है। फिर जूलियस के जाने के बाद बैरन रेड को बुलाकर कहता है कि तुम भी इस इलेक्शन में खड़े हो जाओ, इससे वोट बढ़ जाएंगे और जूलियस के जीतने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। फिर रात को वोटिंग शुरू होती है और बस्ती के सभी लोग वोट डालते हैं। थोड़ी देर बाद जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो बैरन को सिर्फ एक ही वोट मिलता है, जूलियस को 16 वोट मिलते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि रेड को पूरे 18 वोट मिले थे, जिससे वह ये इलेक्शन जीत जाता है। वहीं जूलियस ये देखकर समझ जाता है कि लोग अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। आगे जब बिली, लीसा और ओनिया साथ में होते हैं, तभी वहाँ पर विवियन की असिस्टेंट तलाशी लेने आ जाती है, जिसे देखकर ओनिया लीसा, बिली और अपनी पालतू बिल्ली को कबड़ में छुपा देती है, क्योंकि यहाँ पर पेट्स रखना भी इलीगल था। फिर असिस्टेंट अंदर आकर बिली और लीसा को ढूंढने लगती है, क्योंकि वो दोनों इलीगली यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो ओनिया को वार्निंग देती है कि चुपचाप उन दोनों को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ओनिया कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। फिर जैसे ही वो असिस्टेंट वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी वो बिल्ली कबड़ में से चिल्लाने लगती है, जो आवाज वो असिस्टेंट भी सुन लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो विवियन को इन्फॉर्म कर पाती, तभी ओनिया उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल बिली को देती है और कहती है कि अगर तुम इसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाओगे तो उस इनविजिबल दीवार को चीरते हुए निकल सकते हो। जिसके साथ ही वो लीसा को भी बिली के साथ जाने को कहती है, क्योंकि यहाँ के कानून के हिसाब से अब वो भी एक मुजरिम थी। आगे बिली और लीसा मोटरसाइकिल पर तेजी से जाने लगते हैं, जहाँ बिली उस मोटरसाइकिल को 120 की स्पीड से दौड़ाता है और वो लोग उस इनविजिबल दीवार को चीरकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके इम्पैक्ट से बाइक के चीथड़े उड़ जाते हैं और साथ ही उन दोनों के कपड़े भी फट जाते हैं। लेकिन तभी वो अपने बैग में से नए कपड़े निकालकर पहन लेते हैं और वहाँ आग जलाकर उसके पास में ही सो जाते हैं। फिर अगली सुबह बिली एक गिलहरी को पकड़कर उसका नाश्ता बनाता है और लीसा को खाने के लिए कहता है। वहीं लीसा, जिसने आज तक सिर्फ हरी सब्जियां खाई थी, वो उस मरे हुए जानवर को देखकर चिल्लाने लगती है। वहीं जंगल में कुछ आदमी उनकी आवाज सुन लेते हैं और उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे आने लगते हैं, जिन्हें वो दोनों भी देख लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब दोस्तों, क्या वो आदमी उन दोनों को पकड़कर बस्ती में ले जाएंगे या ये दोनों यहाँ से बच निकलकर कहीं और चले जाएंगे? ये सब हम देखेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।